स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। बहुत दिनों से मैं न्यूज़ में नहीं था, मैं थोड़ा-सा इलेक्शन एनालिसिस में बिज़ी था और इस गर्मी में आना-जाना बाहर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, जिस वजह से ठंडी गर्मी लग गई थी मुझे और मैं बीमार पड़ गया, इसीलिए आ नहीं पाया। मेरे बदले जो न्यूज़ बोल रही थी कीर्ति जी, वो भी थोड़ा-सा एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी, उनको भी लू वगैरह लग गई और सब गोबर गणेश हो गया। खैर, बहुत सारे लोग आप लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ मैं आप लोगों को फर्स्ट फ़ेज़ जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उनके डिटेल एनालिसिस के बारे में बताने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, कल रात से ही मैंने जो है उसे एक्टिव करके रखा था। 1 बजे ही वीडियो आनी थी, लेकिन पावर कट की वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया, लाइट नहीं थी। खैर, आप लोगों को मैं 3 स्टेट्स के बारे में जो है पूरा डिटेल बताऊँगा। आप लोगों को पता ही होगा कि 5 स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बारे में मैं बाद में दूसरे वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप लोगों को 3 स्टेट्स केरलम, पुडुचेरी और असम, इन तीनों के बारे में बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीचे से, केरलम से। केरलम याद रख लीजिए, अब से यही नाम जो है हम लोगों को ऑफ़िशियली लेना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है कि पूरे स्टेट का नाम जो है ऑफ़िशियली अब से केरलम होगा। बहुत सारे लोग केरला बुलाते थे, केरला भी नहीं था, वो केरल था। केरल से अभी केरलम कर दिया गया है। केरलम के अंदर जो अभी मैं देख रहा हूँ, वोटिंग अच्छी खासी हुई है और स्थानीय मुद्दे भी जो हैं बहुत ही गरमाए हुए हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो विधानसभा होती है केरलम की, उसको जो है नियम सभा बुलाते हैं, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में नियम सभा बुलाते हैं और 140 एमएलए जो हैं बैठते हैं वहाँ पे। मिनिस्टीरियल होती है, मतलब एमएलसी नहीं होता, ओनली एमएलए ही जो भी है सब कुछ है। और उसके बाद में जो है आप लोगों को बता दूं, जो केरलम स्टेट है उसके 14 ज़िले हैं। सबसे बड़ा ज़िला मल्लापुरम है पॉलिटिकली, क्योंकि वहाँ पे 16 एमएलए आते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट से 16 एमएलए। सोच के देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने एमएलए हैं, एक बार काउंट करके कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है, ये एक मतलब लंबा सा इसका एक ज्योग्राफी है, कोई बहुत बड़ा चौड़ा स्टेट नहीं है, लंबा स्टेट है। और जो इसकी हेडक्वार्टर्स है तिरुवनंतपुरम, जो कैपिटल ऑफ द स्टेट है, वो सबसे बॉटम में है, नीचे में है। तो कोई भी गिनती यहाँ है ना, उल्टी ही शुरू होती है। तब तिरुवनंतपुरम से शुरू करके एकदम टॉप पे जो ज़िला है कासरगोड, वहाँ तक। तो हमेशा यहाँ पे सब कुछ उल्टा। और चूंकि लंबा स्टेट है, चौड़ा नहीं है, एक तरफ में जो है पहाड़ियाँ लगती हैं और तमिलनाडु का बॉर्डर लगता है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। मेन मुद्दे क्या है यहाँ पे? मेन मुद्दे वैसे तो बहुत कुछ हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, वही जो ज़माने से चल रही बिजनेस वही कंटिन्यू चल रही है, कोई उछाल नहीं, कोई एमएसएमई नहीं यहाँ पे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ में कोई सुधार नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसे था वैसा ही है केरलम। सेंट्रल की तरफ से कुछ आया है तो हाईवे बनी है, वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, कोई वेयर हाउसेस वगैरह बने हैं, कोई शिपयार्ड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हो रहा है। स्टेट की खुद की ऐसी कुछ अलग से कोई पॉलिसीज नहीं है। और एक चीज क्या है, केरला में हर 5 साल में एक बार सरकार बदलते रहती है, कभी इसकी कभी उसकी, कभी उसकी कभी इसकी। लेकिन इस बार क्या, पिछली बार लगातार 2 बार से जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यहाँ पे जीतती आ रही है। एक ही सरकार है, उसके खिलाफ थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी है। मैं पूरा आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन लीडर है, कौन से जिले में कैसे जो है कौन सी पार्टी परफॉर्म करने वाली है, सब कुछ आप लोगों को जो है वन बाय वन डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, दो मुख्य जो है ग्रुप्स है, पार्टियों का यहाँ पे चलता नहीं है। पार्टियां तो 1.5 2 डजन पार्टियां हैं केरल में, लेकिन यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स हमेशा ग्रुप्स में चलती है। एक है एलडीएफ ग्रुप और एक है यूडीएफ ग्रुप। एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वाला एक ग्रुप, दूसरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ एक ग्रुप। आप लोग राजनीति में देखे होंगे, देश के सिनेरियो में कई बार जो है लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ में मिल करके लड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन केरला में उल्टा है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कई बार लेफ्ट पार्टी, अभी बिहार में ही देखा होगा कि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ मिल करके जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं। तो मेन मोटिव होता है लेफ्ट पार्टियों का कांग्रेस के साथ मिलने का कि बीजेपी के अगेंस्ट लड़ना है। लेकिन यहाँ पे केरला में बीजेपी है ही नहीं, ना के बराबर है। और यहाँ पे दोनों ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। जो इंडिया अलायंस में बहुत बड़े पार्टनर्स हैं, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस, दोनों केरला में आपस में जानी दुश्मन है।
अच्छा, एनआरसी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं आज लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं वोटिंग परसेंटेज देख रहा था। वोटिंग परसेंटेज किस स्टेट में कैसा रहा है, उस हिसाब से जो है काउंट मैं अपना करेक्ट कर पाऊँ, उस हिसाब से मैं तैयारी करके आया था। तो ठीक-ठाक वोटिंग हुई है केरला में, अभी तक के हिसाब से जो है 40% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है, दैट इज़ गुड। कोई भी स्टेट में 60% वोटिंग होना इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा होता है 60 से 70% वोटिंग होना। उससे ज़्यादा हो गया मतलब या तो चमत्कार हो रहा है या तो स्टेट का पूरा बंटाधार हो रहा है, 2 में से एक, या तो बोगस वोट्स गिर रहे हैं या तो पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है। खैर केरला में भी ठीक-ठाक वोटिंग पड़ रही है, मैं देख रहा हूँ, मेरा ट्रैकर ऑन है। अच्छा, अब धीरे-धीरे बात करते हैं इन दोनों ग्रुप्स की। पहले बात करेंगे एलडीएफ की, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक ऐसा ग्रुप है, जिसमें लेफ्ट पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन है 2 ही। पहले लेफ्ट पार्टियां बहुत थी, अभी तो सिर्फ 2 ही रह गई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, ठीक है ना? और एक है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरल, वो केरला में है नहीं, सिर्फ सीपीआई है और सीपीआई-एम है। और जो बड़े-बड़े लीडर हैं, वो सीपीआई-एम के ही हैं। इसके अलावा 1 डज़न पूरी पार्टियां हैं दोस्तों, जी हाँ, 1 डज़न पार्टियों का ग्रुप है एलडीएफ। इसमें से सीपीआई एक, सीपीआईएम एक हो गया। इसके अलावा कांग्रेस, केरला कांग्रेस एक पार्टी है। केरला कांग्रेस, जेकब नाम के एक लीडर है, उनकी एक पार्टी है। शरद पवार की शिवसेना, जी हाँ दोस्तों, उनके भी 2 एमएलए हैं। और आरजेडी, लालू प्रसाद की आरजेडी, उनके भी 1 एमएलए है, जी हाँ। सोच के ताज्जुब हो रहा होगा नहीं आप लोगों को कि कैसे-कैसे पार्टियाँ कहाँ-कहाँ यहाँ आके लड़ रही हैं केरल में। 1 लीडर, 2 एमएलए, 1 एमएलए। लेकिन बहुत ज़रूरी है छोटे पार्टियों के लिए कि अलग-अलग स्टेट्स में लड़ा जाए, लड़ कर के जो है नेशनल स्टेटस जो है हासिल कर लिया जाए। जो भी हो, बहुत पुरानी सरकार चल रही है, हमेशा एलडीएफ यूडीएफ में चेंज होता है। पिछले 2 बार से एलडीएफ की जो है गवर्नमेंट में है। एलडीएफ के कुछ मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करूं तो सीएम पिनरई विजयन हैं, सीपीएम पार्टी से हैं, और के बाबू हैं जो कि पलक्कड़ रीजन के एक बड़े लीडर हैं सीपीएम के। और मतलब सीपीएम का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर ऊपर यही देखते ही बॉस है पार्टी के। इसके अलावा अय्यप्पन पिल्लई है, कन्नूर एरिया के बहुत बड़े लीडर हैं सीपीएम के, पुराने धाकड़ खिलाड़ी हैं। कुछ दोस्त दूसरी पार्टियों के भी हैं, जैसे कि विरोधी दल यूडीएफ के कुछ लोग, समझ रहे हो ना, मैं पूरी बात नहीं बताना चाहता, वो लोग भी अंदर अंदर एलडीएफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, ये जो लास्ट में मैंने बताया आपको। उसी तरह यूडीएफ दूसरी पार्टी है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसमें सबसे बड़ी प्लेयर है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी, राहुल गांधी वाली पार्टी। और सेकंड नंबर पे आती है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जी हाँ, वही मुस्लिम लीग जिन्ना वाली, जिन्होंने पाकिस्तान अलग कर लिया था। जो रह गए उन्होंने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग छोड़कर, वो तो चले गई पाकिस्तान में, उसके जगह पे इन लोगों ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम से एक नया पार्टी स्टैब्लिश कर दिया है। चुनाव चिन्ह है सीढ़ी, जो चढ़ करके हम लोग पेड़ पे चढ़ते हैं, वो वाली सीढ़ी, लैडर। अब इसमें जो है सबसे बड़े बड़े लीडर हैं, इसमें 6 पार्टियां हैं दोस्तों, आईयूएमएल कांग्रेस के अलावा, और 4 पार्टियां हैं जो कि यूडीएफ के अंदर मौजूद हैं। तो यूडीएफ एलडीएफ, ये 2 पार्टियां। यूडीएफ में सबसे बड़े लीडर हैं हमारे सतीशन, वीडी सतीशन, जो कि कांग्रेस के फ्लोर लीडर भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, अच्छा ग्रिप रखते हैं कांग्रेस पार्टी में। के सुधाकरन है, जो कि केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है, मतलब स्टेट के बॉस। रमेश चन्नीदाला एक है, जो कि कांग्रेस के अच्छे कद्दावर लीडर है, जैसे बीजेपी में अमित शाह की रसूख है, वैसे कांग्रेस जो है केरला प्रदेश की, उसमें इनका जो है रमेश चन्नीदाला का एक अच्छा ग्रिप माना जाता है। शशि थरूर, कैसे भूल सकते हो आप, तिरुवनंतपुरम के एमपी हैं, वो पार्लियामेंट मेंबर हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर है, स्टार प्रचारक है, और क्या क्या है आप सभी को पता ही होगा। पीके कनिकुटी, ये जो है ये मुस्लिम लीग के बड़े नेता है, जी हाँ। नॉन मुस्लिम लोग भी जो है मुस्लिम लीग में बहुत ही एक्टिव हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, हिंदूज हो गए, ये लोग भी मुस्लिम लीग पार्टी में बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं केरला में। पता है ना आपको, हमेशा उल्टी गंगा। एक थर्ड पोल है बीजेपी का, नया नया पार्टी है, नया तो नहीं है, बीजेपी के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है, आपको बताता हूँ। आप लोगों को ये पता होगा कि जहाँ पे आरएसएस बड़ी स्ट्रांग होती है, वहां पे बीजेपी का अच्छा दबदबा होता है, राइट। केरला इसका एक्सेप्शन है। केरलम में क्या है, आरएसएस बड़ी स्ट्रांग है, मतलब इंडिया में इतनी वास्ट आरएसएस मैंने आज तक कभी नहीं देखी। हर आधे किलोमीटर पे 2-3 शाखा रेडी रहती हैं आरएसएस की, इतना वास्ट है आरएसएस वहां पे। लेकिन ये लोग बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, ना ही बीजेपी में जाते हैं। आरएसएस का बेसिक मोटिव ये है कि मतलब जो है कोई भी पार्टी में आप जाओ, लेकिन देशद्रोही मत बनो। तो इन लोगों ने उस चीज़ को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है, बीजेपी को छोड़ करके बाकी किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, मुस्लिम लीग में नहीं जा रहे हैं बस। लेकिन आरएसएस का दबदबा बहुत है दोस्तों केरला में। अगर
आरएसएस सीरियसली चाहे केरलम की, तो बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा हो रही नहीं रहा है। इसके पीछे कारण क्या है पता नहीं। बीजेपी भी जो है इसको सीरियस नहीं ले रही है। केरलम प्रदेश लेवल पे वो लोग बस अपना चला रहे हैं। आरएसएस का कोई उन लोग हेल्प ले नहीं रहे हैं, आरएसएस के स्वयं सेवकों का कुछ यूटिलाइजेशन कर नहीं रहे हैं। खैर, केरल में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर, वो थोड़ा एक्टिविटी अपना दिखा रहे हैं। पहले ये बेंगलोर में रह रहे थे, मलयाली है लेकिन बेंगलुरु में रह रहे थे, वहाँ पढ़ाई लिखाई काम धाम सब करके बिजनेस वगैरह सेट कर लिया था इन्होंने, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए बीजेपी की तरफ से। फिर चूंकि मलयाली है, विश्वास पात्र है, इसीलिए इनको केरल में भेजा गया है बीजेपी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बना करके। और इसके बाद जो है शोभा सुरेंद्रन पुरानी बीजेपी की कट्टर लीडर है। कोल्लम एरिया में इनका अच्छा दबदबा है। कोल्लम की रईस शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस होती है, सी कृष्ण कुमार। ये भी बहुत ही फास्ट लीडर हैं बीजेपी के। और कुछ ऐसे लोग भी हैं बीजेपी में जो कि अभी अभी जुड़ रहे हैं, जो कि बेसिकली यूथ है। कौन कौन है ये? क्रिश्चियन लड़के और ओबीसी लड़के, लड़कियां भी, ये लोग बड़ी तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली ये लोग रिजल्ट कम आउट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो यहाँ पे केरल में सबसे बड़ी इशू है ना दोस्तों, वो है मारपीट की। यहाँ पे वायलेंस बहुत होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं, पॉलिटिकल वायलेंस। यूडीएफ वाले एलडीएफ का ऑफिस जला देंगे, एलडीएफ वाले बीजेपी वालों को घसीट के मार देंगे। ये सारी चीज़ों से पब्लिक परेशान रहती है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन तो है ही। मैंने और एक चीज़ देखा केरल में, मैक्स हर घर का एक बंदा या तो प्रदेश के बाहर या तो देश के बाहर रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, मलयाली कम्युनिटी ऐसी स्ट्रक्चर हो गई है कि घर का एक बंदा या तो देश के बाहर रहेगा, कुछ नहीं तो भी बॉम्बे दिल्ली में तो रहेगा ही, है ना। तो ये चीज़ों को जो है मैंने थोड़ा सा मतलब नोटिस किया है, जहाँ से ये लोग थोड़ा सा बहुत अपना इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो बेसिकली बाहर से पैसा आ रहा है ना, उसमें मल्लू लोगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। खैर, ये सारी चुनौतियों के बीच में जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत स्ट्रेस बना हुआ है। लोकल जो व्यापारी है उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा सिंडिकेट बना हुआ है। वहाँ पे माफिया का भी एक राज चल रहा है। आप लोग बालू माफिया सुने होंगे, रेती वगैरह, वहाँ मछली माफिया भी है, नाव माफिया भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे जो है मौजूद है। खैर, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। अब आपको बताता हूँ कि वन बाय वन वहाँ पे कौन से ज़िले में कौन सी पार्टी आगे पीछे हो रही है। यहाँ पे एलडीएफ और यूडीएफ मेन दो पार्टियां हैं, बीजेपी और अदर्स अलग से एक ग्रुप समझ के रख लीजिए। जरूरी नहीं कि जो मैं बीजेपी को नंबर दूंगा वो बीजेपी को ही मिले, वो हो सकता है अदर पार्टी को भी मिल जाए। वहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं। एक पार्टी मैंने देखी 2020 पार्टी, बड़ी गजब का नाम है भाई। जो भी हो, ऐसी ऐसी पार्टियों को भी वहाँ पे एक आधे सीट आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तिरुवनंतपुरम वाली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिटी भी आता है, और कॉरपोरेशन जो इलेक्शन हुए थे कुछ दिनों पहले वहाँ पे बीजेपी जीती थी। बहुत ही टाइट मार्जिन से जीत हासिल हुई थी, लेकिन पहली बार बीजेपी ने केरल में अपना एक दबदबा दिखाया था। खैर, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत टाइट पड़ने वाला है। यहाँ पे कुल जो है 14 सीटें हैं, और इन 14 में से मेरे ख्याल से 2 या 1 सीट बीजेपी को आएगी। बाकी जो है नेक टू नेक फाइट रहेगा यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में। ओके, नेक्स्ट है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे एलडीएफ थोड़ा सा स्लाइटली मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे 7 सीटें लाएंगी, जबकि कांग्रेस पार्टी एंड फ्रेंड्स यहाँ पे 4 सीटें लाने का मेरा ऐसा अंदाजा लग रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, एक चीज़, मेरे पास ग्राफिक्स बढ़िया नहीं है, मैं बस बैकग्राउंड मैनेज करके चल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसी एजेंसीज़ हैं, वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मेरे लाइव के कारण, संसाधनों के कमी के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। आप अगर सपोर्ट देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपना मत इसमें आप थोड़ा सा कमेंट करके रखेंगे, तो ये वीडियो हाइप होगा। हाइप का बटन भी जो है आजकल आ गया है, आप ढूंढ करके जो है नीचे में हाइप दे सकते हैं। इससे क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा पॉपुलर अगर बना तो थोड़ा खर्चा पानी बढ़ेगा, हमारा संसाधनों में भी वृद्धि हो जाएगी। खैर, नेक्स्ट तीसरा जो जिला है ये है पतमतिट्टा। पतमतिट्टा जिले में यूडीएफ और एलडीएफ में थोड़ा सा टाइट पोजीशन है। 5 सीटें हैं, 2 एलडीएफ को आएगी, 3 यूडीएफ को जाने की संभावना मैं जता रहा हूँ। यहाँ पे एक स्लाइटली एज एलडीएफ को, यूडीएफ को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि एलडीएफ पिछले 10 साल से गवर्नमेंट में मौजूद है ना दोस्तों। तो यूथ जैसे जो नए नए फैक्टर्स है ना, ये लोग हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी एंड ग्रुप को वोट दे दे। नेक्स्ट जिला है अड़पुड़ा। आप लोगों ने देखा होगा ZZHA लिखा होता है उसके
स्पेलिंग में। तो साउथ में जहाँ ZZHA लिखा है वो झा नहीं होता, ला होता है, ठीक है ना। तो अड़पुड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे LDF थोड़ा सा बार्गेन करेगी, 4 सीट लाएगी कम्युनिस्ट पार्टी और 3 सीट लाएगी कांग्रेस पार्टी, ऐसा मेरा अनुमान है। बीजेपी को एक भी सीट नहीं आने वाली। नेक्स्ट है कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट। कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है बीजेपी को एक सीट मिले। 9 सीट वाली जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, 9 सीटों में से 5 LDF को मिल सकती हैं, एक बीजेपी को और बाकी के 3 कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। नेक्स्ट है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा एज है, 3 सीटें वो अकेले मार सकती है, बाकी एक एक सीट जो है LDF और बीजेपी में शेयर होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, आपने बहुत सुना होगा, फेमस जिला है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, फेमस है। कोची शहर बहुत फेमस है, पोर्ट है, बड़ा यार्ड है यहाँ पे, शिप यार्ड। तो यहाँ पे कांग्रेस का थोड़ा दबदबा दिख रहा है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 7 और कम्युनिस्ट पार्टी को 5 सीटें यहाँ मिल सकती है, मेरा ऐसा अनुमान है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जिला है त्रिशूर। त्रिशूर वही सीट है, पार्लियामेंट सीट है, जहाँ पहली बार बीजेपी ने बोनी की थी पिछले बार इलेक्शन में। सुरेश गोपी वहां से जीते थे, एक्टर। खैर जो भी हो, त्रिशूर में रातों रात वो जीत तो गए थे, लेकिन बीजेपी का अच्छा बेस बना नहीं पाए। सिर्फ 2 सीट वहां पे आए तो आ सकती है बीजेपी को, बाकी 6 सीट तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले मारेंगे और 5 सीट कांग्रेस वाले मार सकते हैं। नेक्स्ट है पलक्काड डिस्ट्रिक्ट। पलक्काड डिस्ट्रिक्ट जो है थोड़ा सा कोयम्बतूर को टच है, और पलक्काड में क्या है, चूंकि कोयम्बतूर में थोड़ा सा बीजेपी का एक थोड़ा स्लाइटली पावर अप है, इसीलिए वो हवा यहाँ पे भी आती है हमेशा। तो मेरे हिसाब से 2 सीटें जो है पलक्काड की बीजेपी को मिल सकती हैं, बाकी 6 सीटें कांग्रेस को और 5 सीटें लेफ्ट पार्टी को जाएंगी। नेक्स्ट है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट। ये पॉलिटिकली बहुत गर्म डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा एकदम से। इसमें जो है 16 सीटें आती है, 16 में से 14 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। क्यों? क्योंकि मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट जो है हाईली मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया है, और यहाँ पे ही जो है बेस है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, ठीक है ना। तो ये जो मैं बोल रहा ना, कांग्रेस को आ सकती, कांग्रेस अकेले नहीं है, UDF है, वो जो है पूरे जो ग्रुप है उन लोगों का, IUML का, कांग्रेस का, सबको मिला करके जो है मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 14 सीटें जो है UDF मार सकती है, और LDF को सिर्फ 2 सीट मिलने की संभावना है, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, बीजेपी का यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं कड़ीकट पे। कड़ीकट पे जो है कड़ीकट डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट आए तो बीजेपी को आएगी, बाकी मैं कांग्रेस एंड ग्रुप को 7 सीट देता हूँ और 6 सीट LDF को देता हूँ। वायनाड डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, राहुल गांधी यहाँ पे जो है बैकअप के लिए भाग करके आए थे और इलेक्शन लड़के जीते थे रायबरेली हारने के बाद, लेकिन बाद में फिर वो वहाँ चले गए, जीत गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी प्रियंका वाड्रा जो है यहाँ से MP हैं। बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत शांत है, बहुत बढ़िया दिखने वाला, एकदम शांत सा अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। 3 सीटें हैं मात्र। ऑब्वियसली कांग्रेस का गढ़ है, तो UDF को 2 और LDF को 1 सीट यहाँ आ सकती है, बीजेपी का कोई सफाया पूरा। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। कन्नूर जो है 11 सीटों वाला डिस्ट्रिक्ट है, 1 आए तो बीजेपी को आएगा, 6 सीटें कांग्रेस एंड ग्रुप मारेगी, 4 सीटें लेफ्ट पार्टियां मिलकर के मारने की संभावना दिखा रही है। आखिरी जिला जो है कासरगोड है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे 2 सीटें UDF को, 2 सीटें जो है LDF को मिल सकती हैं। 1 सीट पे जो है बीजेपी थोड़ा सा एज बना सकती है, कर्नाटक बॉर्डर है, तुलु बोलने वाली एरिया है, और गोवा टच होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एज है। जो भी हो, LDF UDF बीजेपी का जो टोटल स्कोर बनता है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है ये है 71 पे जो है UDF आएगी, 71 सीट्स पे 8 सीटें कम ज़्यादा हो सकती है, स्विंग। 56 सीट्स पे जो है LDF आ सकती है, 6 सीटें कम ज़्यादा हो सकती है, और 12 सीटें जो है बीजेपी एंड अदर्स को मिल सकती हैं, 4 सीटें कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये क्लियर है दोस्तों कि केरलम में कांग्रेस एंड ग्रुप UDF अपना सरकार बनाने जा रही है। आप अगर केरलम से प्रवासी हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब दूसरे स्टेट में या दूसरे देश में रह रहे हो, तो कमेंट में बताओ आप कौन से ज़िले के हो, और क्या मैं जो बता रहा हूँ प्रेडिक्शन वो आपके हिसाब से मैच होता दिखाई दे रहा है। केरलम कैसा है ना दोस्तों, एक ज़िले के अंदर बहुत सारे सीटें भरी पड़ी हैं, 4, 5, 10, 12, 14, 16 सीटें तो मल्लापुरम में है। तो हाईली डेंस छोटे छोटे असेंबली वाला जो है एरिया है, जिस वजह से ऐसे रिजल्ट्स जो है समझ में नहीं आते। अभी यहाँ एक बीजेपी वाला है, ठीक 20 किलोमीटर बाद में दूसरा असेंबली चालू हो जाए, LDF वाला है, 15 किलोमीटर बाद में एक और असेंबली शुरू हो जाती है, वहाँ UDF आगे चल रही है। तो बहुत ही क्रिंजी टाइप का जो है वहाँ का माहौल बना हुआ है, और थोड़ा बहुत तो ऐसा लग रहा है कि LDF चमत्कार ना हो तो हार जाएगी।
यूडीएफ आना लग रहा है। अगर से यूडीएफ वहाँ हारने के पोजीशन पे हो तो कब हारेगी, जब बीजेपी सैक्रिफाइस करेगी। अगर बीजेपी ऐसे एक मन में मोटिव बना ले कि कोई आए ना आए लेकिन कांग्रेस नहीं आना चाहिए, तो ऐसे में एलडीएफ की जीत हो सकती है। बीजेपी के लोग हो सकता है एलडीएफ को अंदर अंदर सपोर्ट करे। और मुस्लिम लीग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि है तो यूडीएफ में, लेकिन उनका प्यार थोड़ा बहुत एलडीएफ की तरफ झुकता है कभी कभी। तो ये था केरलम का स्टोरी, द केरलम स्टोरी, वो फिल्म वाला नहीं, इलेक्शन वाला। तो ये मैंने बता दिया पहला स्टेट। अभी आपको दूसरे स्टेट की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि स्टेट तो नहीं, एक यूनियन टेरिटरी है। ये है दोस्तों पुडुचेरी। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको ये समझने में। पुडुचेरी जो है ना, ये एक यूनियन टेरिटरी है और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला एरिया है ज्योग्राफिकली। जी हाँ, पुडुचेरी के बारे में आपको बताऊं तो पुडुचेरी भी एक यूरोपियन कॉलोनी थी। कॉलोनी तो नहीं, इसे क्वार्टर कहा जाता है क्योंकि बहुत ही छोटा है वो। कॉलोनी बड़ी होती है, इंडिया एक कॉलोनी था, लेकिन पुडुचेरी चूंकि साइज में बहुत छोटा है, उसे कॉलोनी नहीं क्वार्टर कहा जाता है। और ये अंग्रेजों का नहीं था, पुडुचेरी था फ्रांस के लोगों का, फ्रेंच लोगों की क्वार्टर थी। तो आप जब भी पुडुचेरी जाओगे आपको फ्रेंच में लिखा हुआ मिल जाएगा, और वहाँ पे कई सिस्टम्स में अभी भी जो है फ्रेंच भाषाओं में लिखा है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। और एक चीज दोस्तों, ये 1947 में आजाद नहीं हुआ था, बाद में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था बताइए कमेंट करके। चलिए जो भी हो, पुडुचेरी के अंदर में 4 जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की तरह, जिसके पास एक विधानसभा है। यूनियन टेरिटरी के पास या तो विधानसभा हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। तो जैसे अंडमान निकोबार है, वो एक यूटी है, उसके पास उनकी विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप नहीं है, पुडुचेरी के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है और दिल्ली के पास है। इन तीनों के पास में जो है अपनी अपनी विधानसभा है। पुडुचेरी विधानसभा का जो हेड है ना, वो कौन होते हैं, वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गवर्नर क्या है, फुल स्टेट के पास होता है गवर्नर, राज्यपाल। लेकिन जो यूटी होता है उनके पास होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब डिप्यूटी गवर्नर टाइप का एक। ठीक है ना। तो ये जो है हेड होते हैं असेंबली के। अच्छा, पुडुचेरी असेंबली में है 30 सीटें। 30 सीटें जो है ऐसी है जिसपे इलेक्शन डायरेक्ट होता है, पब्लिक अपना वोट डालती है। और 3 सीटें ऐसी है, एक्स्ट्रा 3 सीटें, जिन पे की लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, पुडुचेरी के कुछ लोगों को नॉमिनेट करके ला लेते हैं कि भाई आप बड़े आदमी हो, आ जाओ बैठो, आप भी आज से एमएलए। तो कुल 33 एमएलए हैं, 3 को साइड में रख दीजिए। 30 पे चुनाव हो रहा है अभी, अच्छा परसेंटेज आ रहा है देखने में भी। हाँ, ठीक ठाक 40 पार हो गया है अभी, 40% के ऊपर जो है गिनती चले गई है। बहुत ही शांत सा इलाका है और 4 भागों में बटा हुआ है पुडुचेरी। पहला तो है मेनलैंड। आप जो जाते हो तमिलनाडु में घुस के एक बीच के आसपास पहुंच जाते हो, जिसे कि एक्चुअली पौंडीचेरी कहा जाता है, वो मेनलैंड है। वहां 23 सीटें हैं। ठीक है ना। और दूसरा एरिया होता है पुडुचेरी कराईकल एरिया। ये कराईकल रीजन जो है ना, थोड़ा सा और नीचे में है। ठीक है ना, मतलब आपको तमिलनाडु दोनों जो एरियाज है उनके बीच में तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। ठीक है ना, तमिलनाडु के एक कोने में ये पौंडीचेरी, दूसरे कोने में कराईकल रीजन, ये भी पौंडीचेरी है। ठीक है ना। तीसरा जिला है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में अगर आप लोगों को काकीनाडा पता है, हाँ, वहां पे जो है एक छोटा सा टाउन है यानम। ये यानम भी जो है पुडुचेरी का ही है, वहां से एक एमएलए आता है। कराईकल से 5, मेनलैंड से 23, यानम से एक एमएलए गायब है। वो कहाँ के है, माहे नाम के एक गांव से आते हैं। माहे एक टाउन है केरलम में। जी हाँ दोस्तों, मतलब पुडुचेरी चलाना इतना आसान काम नहीं है। आपको आंध्रा में एक आदमी रखना पड़ रहा है, आपको केरलम में एक आदमी रखना पड़ रहा है, मेनलैंड पुडुचेरी संभालो, फिर थोड़ा नीचे जाके कराईकल अलग से संभालो। तो इतना राजनीति आसान नहीं है पुडुचेरी को मेंटेन करने के लिए, आपको इतने सारी चीजें रखनी पड़ रही है। फ्रेंच लोगों ने ऐसे ही कब्जा किया था, माहे को कब्जा किया, यानम को कब्जा किया, फिर इधर मेनलैंड, उधर कराईकल, बाकी अंग्रेजों के साथ में पूरा देश चल रहा था, लेकिन फ्रेंच के पास में ये थे। तो जो भी थे वो पुडुचेरी के साथ में जोड़ दिए गए। जहां जहां फ्रेंच लिखा दिखा वहां पे पुडुचेरी का झंडा लगा दिया गया। खैर, इतना आसान नहीं है पुडुचेरी चलाना। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को समझाने के लिए आपको क्या बताऊं, पुडुचेरी के पास अपने खुद के रिसोर्सेज बहुत कम है। वो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जो पैसे बाहर से आते हैं बस उसी से चलता है।
और यूनियन टेरिटरी ही जो है माई बाप है, मतलब केंद्र सरकार आती है, रोड बना के गई, खाना दे के गई, पानी दे के गई, सब टेंशन जो है केंद्र सरकार का होता है। ये जो लोग होते हैं ना विधानसभा में बैठने वाले एमएलए, ये जस्ट एक टाइप के क्या बताऊं आपको, काउंसिलर जैसे होते हैं। जैसे आप लोगों को काउंसिलर चुनना होता है, नहीं तो आप ही सोचो, एक तो इत्तू सा पुडुचेरी, उसमें 23 एमएलए, एक एक एमएलए मेरे ख्याल से एक एक वार्ड मेंबर के जैसा होगा मेरे यहाँ। 1000-1200 वोट में एक एमएलए जीत जाता है वहां पे। तो आज बहुत अजीब सा वहाँ का जो है पॉलिटिक्स है। खैर जो भी हो, आप देख पाओगे वहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में बता दूं। एक है एन रंगास्वामी, नाम याद रख लीजिए, ये अभी सीएम है पुडुचेरी के। बहुत ही खतरनाक लीडर है दोस्तों। और ये जो है पहले कांग्रेस में थे, अब खुद की एक कांग्रेस इन्होंने बना ली है। नाम रखा है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। एनआर मतलब इनका खुद का नाम एन रंगास्वामी, ठीक है ना। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ये ऑल इंडिया में पता नहीं कहाँ कहाँ लड़ते हैं, लेकिन है तो इनके नाम की अलग से कांग्रेस, जो कि बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं। जी हाँ, एनडीए ग्रुप में ये आते हैं। और खुद जो है खुद की कांग्रेस रख रहे हैं राहुल गांधी को यहाँ। नेक्स्ट है ए नमस्वायम, ये है बीजेपी के बड़े लीडर, मतलब जो भी है पुडुचेरी में बीजेपी नमस्वायम साहब के पास ही है, वही चलाते हैं। एक है आर शिवा, ये है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के लीडर, वही स्टालिन वाली है, तमिलनाडु की द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। जी हाँ, है तो असल में तमिल के अंदर ही, बोलते भी तमिल भाषा ही है सब लोग, तो उसका तो एक इफेक्ट पड़ेगा ना मालिक। तो डीएमके सोचती है क्यों ना तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी को भी हासिल कर लिया जाए, लेकिन उतना आसान नहीं है, कोशिश तो जारी रखी हुई है। फिर एक है वैद्यनाथम, ये है वैद्यनाथम है कांग्रेस के, कांग्रेस का जो है झंडा लेकर के वो चल रहे हैं, देखेंगे कितना आगे तक जाएंगे। फिर एक है तिरुमल वल्लवन, तिरुमल वल्लवन जो है ये एक अपनी एक पार्टी लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम है वीसीके, विडुतलई चिरुतगल कच्ची, विडुतलई चिरुतगल कच्ची। ये कच्ची मतलब पार्टी को जो है तमिल भाषा में कच्ची बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी। वहां पे जब आप जाओगे भारतीय जनता कच्ची बोलेंगे उन लोग, ठीक है ना। तो ये जो विडुतलई चिरुतगल कच्ची है ना वीसीके, ये एक टाइप का वहां पे अंबेडकर वालों का ग्रुप है, अंबेडकर राइट ग्रुप जिसे कहा जाता है। जय भीम, समझ गया ना। तो तिरुमल वल्लवन जो है ये वहां का देख रहे हैं। ये मोटा मोटी आपको बड़े बड़े लीडरों की बात मैंने बता दी। अब क्या हो रहा है वहां पे, एनडीए ने एक ग्रुप बनाया, उसके अगेंस्ट में इंडिया अलायंस खड़े हो रही है। एनडीए मतलब बीजेपी और दोस्त, इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस और दोस्त। लेकिन बीजेपी वहां से गायब है, यहाँ से कांग्रेस गायब है, यहाँ पे लोकल पार्टियों का ज्यादा चलता है। तो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। इन लोगों ने 16 सीट पे जो है अपना कब्जा रखा है। 30 सीट की तो एमएलए है, उसमें जिसको 16 आ गए वो सीएम, तो इन्होंने अपने 16 रख लिए हैं। बीजेपी रहे जाए भाड़ में, अपने मतलब नहीं, हमारे 16 हमको होना बोल के ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 16 सीट अपने रख लिए हैं। बीजेपी ने अपने 10 सीट रखे हैं। 2 सीट जयललिता वाली ऑल इंडिया एआईएडीएमके को मिली है, ठीक है ना। तो जैसे डीएमके है वैसे एआईडीएमके भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव है, तो उसको भी बीजेपी लोगों ने 2 सीट दिए हैं। और एक लक्ष्य जननायक कच्ची नाम की एक पार्टी है जिसे 2 सीट दिए गए हैं। तो ऐसे करके इंडिया लड़ रही है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस 16 सीट पे लड़ रही है, जीते तो हम, नहीं तो कोई नहीं। दूसरी तरफ डीएमके है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने 13 सीटें ली है। एक सीट जो है वीसीके के लिए छोड़ दिया है। दरअसल इस एक सीट पे भी मैंने देखा कि ओडुकराई नाम की जो सीट है उस पे वीसीके और डीएमके की अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी, लेकिन बाद में वीसीके को सीट मिल गया। कांग्रेस ग्रुप के अंदर मैं देखता हूँ हमेशा से ही इलेक्शन के पहले ही शुरू हो जाता है, ये इतने लीडर है हमारे पास, इन्हें सीएम बनता उन्हें पीएम बनता, मतलब अंदर ही अंदर पहले से शुरुआत हो जाती फाइटिंग उनकी। इन फाइटिंग के वजह से ही जो है हमेशा कांग्रेस हार जाती। केरला में भी ऐसी है, यूडीएफ के अंदर में जो है कांग्रेस के 5 लीडर सोच रहे हैं कि अब सीएम मैं बनूंगा, बाद में ग्रुप इन फाइट हो गया, खत्म, कोई नहीं बना। उसी तरह पुडुचेरी में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा मानना है, जो मैं सर्वे किया हूँ, पुडुचेरी मेनलैंड के अंदर में एनडीए का दबदबा रहेगा। 12 सीटें एनडीए को आ सकती है, 9 सीटें जो है इंडिया अलायंस को जाएंगी और बाकी अदर्स एक आधे जो इंडिपेंडेंट हो जाए। पुडुचेरी करैकल एरिया में 3 सीटें एनडीए को आएंगी, 1 सीट इंडिया अलायंस को जाएगा और अदर्स, ठीक है ना, 1 सीट अदर्स को आ सकती है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो कि बड़ा ताकत दिखा रहा है। यानम में गुल्लापल्ली श्रीनिवास राव, आई थिंक मेरे ख्याल से जो पुराने एमएलए थे वो इस बार ड्रॉप हो गए हैं। उनकी जगह पे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, वो इस बार ड्रॉप हो गए हैं। उनकी जगह पे एनआर कांग्रेस के जो मल्लाडी कृष्णा राव है वो थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और माहे जो आइलैंड है केरलम में, वहाँ कांग्रेस के रमेश परम्बत थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी दोस्तों पुडुचेरी की स्टोरी, जहाँ फिर से
एक बार बीजेपी और उनके दोस्त एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं 16 सीटों के साथ। 3 सीटें कम ज़्यादा हो सकती है। इंडिया अलायंस में 11 सीटें आ सकती है, 2 सीटें कम ज़्यादा हो सकती है। अदर्स जो है 3 लोग जीत सकते हैं, 1 सीट कम ज़्यादा हो सकती है। देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा पुडुचेरी का रिजल्ट। जब तक आप पुडुचेरी जाके वहाँ के पॉलिटिक्स को समझेंगे नहीं, आपको मजा नहीं आएगा। एक काउंसलर जीतता है, एक एमएलए का पावर होता है। जीतने के लिए उसको काउंसलर का ताकत लगाना पड़ता है और जीतने के बाद एमएलए बन जाता है। बड़ा मजेदार सा स्टेट है दोस्तों। ये यानम जाओ, यानम वाला आंध्रा में घुसा हुआ है लेकिन बोलता नहीं मैं पुडुचेरी हूँ। उसके पास आरटीओ ऑफिस है खुद का, पौंडीचेरी की गाड़ी वो जो है खुद का ये कराता है, रजिस्टर कराता है। बहुत बढ़िया, मतलब एक मजा आ गया ये, मतलब देख करके जो है सिनेरियो। फ्रेंच, सब कुछ फ्रेंच। हाँ, आप सोचते होंगे सिर्फ पुडुचेरी मेनलैंड ही जो है सारा कुछ है, नहीं, कराईकड़ भी है, यानम भी है, माहे भी है, और ये सारे यूटीज है। यूटीज में जो है सरकार, गवर्नमेंट सब कुछ सेंट्रल की होती है। टैक्स वगैरह बहुत कम होता है वहाँ पे। हाँ, लोग जाते हैं ना गोवा, टैक्स का गोवा से भी कम टैक्स इधर होता है। नेक्स्ट, आसाम। आसाम में एक चीज है दोस्तों, वहाँ के लैंग्वेज में स शब्द नहीं होता, ह बोलते हैं स को। तो यहाँ पे जो है आसाम हम लोग जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली में अहम है। आप लोग भी आदत डाल लीजिए। अगर आपका नाम मैं गलत बोल लूँ, आपके हिसाब से ना बोल करके मेरे हिसाब से ही बोलता चला जाऊँ, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा। आसाम के लोगों को भी आता है। तो एक्चुअली में वो अहम है, असम नहीं है। आप लोग भी धीरे धीरे अहम बोलने की आदत डालिए। हाँ, तो हम गए थे तो वहाँ देखे कि 35 जिले हैं, बहुत ही बड़ा स्टेट है। अपर आसाम, लोअर आसाम, बराक वैली, अरे रे रे रे, बहुत मतलब बड़ा स्टेट। तो 126 एमएलए ही हैं वहाँ पे। आप सोच के देखिए, इतने बड़े एरिया में जो है सिर्फ 126 एमएलए, और केरलम में 140 एमएलए। तो यहाँ पे केरलम से थोड़ा अलग है हिसाब। असम में, असम में क्या है, एक जिले में 2, 3, 4, 5 इतने ही एमएलए है, ज़्यादा नहीं। बड़े बड़े से एरिया में बटे हुए एमएलए है। ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोगों का पहला प्यार बीजेपी है। बोडोलैंड वाले हैं, उनका पहला प्यार बीजेपी है। मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग में भी 2 अलग अलग ग्रुप है। एक ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि अहम भाषा ही बोलते हैं, उन लोगों को दूसरा कोई भाषा नहीं आता। वो लोग उर्दू भी पढ़ते हैं अहम भाषा में ही समझने के लिए। दूसरा और एक मुसलमान है जो कि बांग्ला भाषा भी बोलता है, अहम भाषा भी बोलता है, घर में बंगाली बोलेगा। तो ऐसे जो लोग हैं ना, जो कि बंगाली भाषा बात करते हैं, मुस्लिम हैं, ऐसे लोगों को जो है मियाँ भाई कहा जाता है वहाँ पे। मुस्लिमों को मियाँ भाई नहीं बोलते, बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों को मियाँ भाई बोलते हैं। आप तो सुने ही होंगे हिमंत बिश्व शर्मा का स्टेटमेंट कि मियाँ भाई का वोट मुझे नहीं चाहिए। वो सोचते हैं कि ये जो मियाँ भाई है ये बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके जबरदस्ती हम में आए हैं। 100 मुसलमान अगर है तो उसमें से 75 मियाँ भाई है। सिर्फ 25 ऐसे मुसलमान निकलेंगे जो कि आपको अहम भाषा बोलते हुए मिलेंगे। तो एनआरसी का इसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ने को मिलेगा। यहाँ पे भी 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, इसके अलावा एक है एआईयूडीएफ। यूडीएफ जो पार्टी है ना, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसका जो है इलेक्शन सिंबल ताला चाबी है, और बदरुद्दीन अजमल जो है इसके लीडर है। इसकी खासियत क्या है, ये जो मैंने मियाँ भाई बताया, ये इन लोगों की पार्टी है। खुद बदरुद्दीन अजमल जो है बंगाली मुसलमान है, और वो बोलते हैं कि इन मियाँ भाइयों के लिए मैं खड़ा हूँ। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, मियाँ भाई लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, यूडीएफ को पैदल कर दिया। अब इस बार यूडीएफ की हालत खराब है। वो लोग सोच रहे हैं कि अरे इस बार भी कहीं मियाँ भाई लोग डुबा ना दे। इस बार अगर डूब गए तो बस्ता पैक करके यूडीएफ चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बीजेपी रह जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और पार्टियां भी हैं दोस्तों। एक पार्टी है अहम गण परिषद। अहम गण परिषद बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी जब आई भी नहीं थी अहम में तो उससे भी पुरानी पार्टी है। और मैक्सिमम ऐसे लीडर जो कि आज बीजेपी में बड़े हैं, हाँ, सर्बानंद सोनोवाल आप जानते होंगे, आप हिमंत दा को देख रहे हो, ये सारे मझे हुए खिलाड़ी पहले अहम गण परिषद में ही थे, वहां से बाद में अलग अलग पार्टी में आए हैं। आज अहम गण परिषद बीजेपी के साथ में एक बड़ी पार्टी है, मतलब 100 पे लड़े तो 20% अहम गण परिषद अकेले मारती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया बोडोलैंड, बोडोलैंड एक अलग से एक टेरिटोरियल एरिया है ट्राइबल लोगों की। वहाँ के लोगों को जो एक स्पेसिफिक टाइप का ट्राइबल है जिसे कि बोडो कहा जाता है। आपको पता है कि नहीं कि पहले मणिपुर, मेघालय, ये सब जो है पहले असम में ही आते थे। उनको क्या करें, आप अलग अलग ट्राइब हो, आप अलग अलग स्टेट लेके चले जाओ। बोडो लोगों को अलग स्टेट नहीं मिला, इस बात का उनको बहुत मलाल था। तो बोडो लोगों ने क्या किया, हथियार उठा लिए, बोले हमको अलग स्टेट चाहिए, हम में नहीं रहने वाले। लेकिन सरकार भी परेशान थी, और कितने टुकड़े करेंगे हम के। खैर जो भी हो,
उन लोगों ने बोला कि आपको हम आज़ादी नहीं देंगे, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम देंगे, आपको राजधानी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना काम अपने एरिया में कर लो। तो उनको एक टेरिटोरियल रीजन बना के दे दिया। तो ये जो नेगोशिएशन था टेरिटोरियल रीजन बना के देने के पहले का, तो इसमें क्या था कि तब तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोडो लोगों ने अच्छी सेना बना ली थी नक्सलों के जैसे। बाद में यह सेना जो है दो टूट हो गई। एक पार्टी का नाम बना यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरेशन और एक पार्टी का नाम बना बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ। तो आज बीपीएफ एक ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ नहीं है, वो बोल रहे हैं हम अकेले लड़ेगा। और जो यूपीपीएल मैंने बताया यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरेशन, ये क्या है बीजेपी के साथ में मिल करके लड़ रही है। इसके अलावा रायजोड़ दल है, लेफ्ट पार्टियां है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है दीदी वाली, एक आधी सीट लेके जो है लड़ रहे हैं। तो बेसिकली 3 ग्रुप है, एक है हम किसी के नहीं वाला ग्रुप यूआईडीएफ और बोडोलैंड पीपल फ्रंट वाला ग्रुप। दूसरा ग्रुप है मित्रजोट, किसका एनडीए लोगों का, मतलब बीजेपी एंड फ्रेंड्स, बीजेपी अवाम गण परिषद और यूपीपीएल। तीसरा ग्रुप का नाम है चुनमिलिया मोर्चा, ये है कांग्रेस एंड फ्रेंड्स। तो कांग्रेस हीरो है इसमें। इसके अलावा रायजोड़ दल मैंने बताया आपको, और इसके अलावा आपको आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, ये सब मिलकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 35 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो इसमें से जितने भी अपर आसाम के एरिया के लोग हैं, लोअर आसाम के एरिया के लोग हैं, बोडो ट्राइबल एरिया लोग हैं, ये पूरे के पूरे बीजेपी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मेट्रो सिटीज जो है दिसपुर है, डिब्रूगढ़ है, यहाँ पे भी बीजेपी का अच्छा दबदबा है। और जो बराक वैली है जहाँ बंगाली बोलने वाले हिंदू मौजूद हैं, मतलब जो बांग्लादेश से जिनको भगा करके जो है भारत भेजा गया था 72 में लड़ाई के बाद, हाँ 47 में भी ऐसे बहुत सारे हिंदू भाग करके आ गए थे पाकिस्तान बनने के बाद, तो वो लोग ये बराक वैली में आकर के रहे। तो ऐसे हिंदू बंगालीज भी जो है ना बीजेपी के लवर्स हैं वहाँ पे। थोड़े बहुत इलाके में मुस्लिम्स हैं, मियाँ भाई है जो कि कांग्रेस के तरफ झुके हुए हैं, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए भी बहुत सारे पुराने लोग मुझे मिले हैं। खैर एक एक करके डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपको बता दूं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कैसा परफॉर्म करने जा रहा है। बात करेंगे बक्सा डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे। बक्सा में 3 सीट है, 3 के 3 बीजेपी छीन के जा रही है। बजली डिस्ट्रिक्ट है, बजली में भी 2 की 2 सीटें बीजेपी छीन के जा रही है। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में जो है 6 सीटें हैं, 6 में से 2 बीजेपी को मिलेगी, 4 कांग्रेस और यूडीएफ दोनों मिलकर मार रही हैं। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें हैं, 3 की 3 बीजेपी लेके जा रही है। बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट बीजेपी को आएगा, 2 सीट जो है कांग्रेस लोगों का आने वाला है। काचार डिस्ट्रिक्ट में 7 सीटें हैं, 5 सीटें बीजेपी को आ रही हैं, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यूआईडीएफ को मारने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं। चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें, दोनों के दोनों बीजेपी छीन के जा रही है। चिरांग डिस्ट्रिक्ट में भी 2 सीटें, दोनों के दोनों बीजेपी के पास जा रही है। दरांग डिस्ट्रिक्ट में 4 सीटें हैं, नेक टू नेक फाइट है, 2 पे कांग्रेस 2 पे बीजेपी आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके अलावा धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें हैं, दोनों के दोनों बीजेपी छीट के जा रही हैं। धुबरी जिले में 7 सीटें हैं, धुबरी मुस्लिम बाहुल एरिया है, 7 के 7 सीटें मेरे ख्याल से कांग्रेस और यूआईडीएफ मिलके मार देगी। इसके अलावा आपका दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, 1 सीट है, वो भी बीजेपी को जा रहा है, ट्राइबल एरिया है, ग्वालपाड़ा है, 4 सीटें हैं, 4 में से 1 सीट बीजेपी को आ सकती है, बाकी की पूरी कांग्रेस एंड फ्रेंड्स को जाने वाली है। इसके अलावा गोलाघाट है, गोलाघाट में 5 सीटें हैं, 5 में से 4 बीजेपी को जाएंगी, 1 कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस को मिलने वाला है। हैलाकांडी है, हैलाकांडी में 3 सीटें हैं, तीनों के तीनों कांग्रेस एंड फ्रेंड्स को जाने वाली है। होजाई डिस्ट्रिक्ट है, होजाई में 2 सीटें हैं, 2 के 2 सीटें जो है बीजेपी छीन रही हैं, ऐसा लग रहा है। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है, जोरहाट में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को जाते नजर आ रहे हैं। कामरूप रूरल में 7 सीटें हैं, 5 सीट बीजेपी को आएंगी, 2 कांग्रेस को जाएंगी। कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा माता जी का मंदिर है, कौन से माता का है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, कामरूप मेट्रो, ये वो इलाका है कामरूप मेट्रो, मतलब जिसमें जो है आपका कैपिटल रीजन दिसपुर और गुवाहाटी पड़ता है, उसमें 5 सीटें, 5 की 5 सीटें बीजेपी मार रही है। कार्बी आंगलॉन्ग 3 सीटें हैं, कार्बी आंगलॉन्ग में 3 के 3 सीटें बीजेपी मार रही है। करीमगंज, जो कि नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसका नाम अभी चेंज करके श्रीभूमि रखा गया है। 5 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी को आ सकती है, बाकी की बाकी कांग्रेस एंड यूडीएफ मारेगी। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 बीजेपी को आएगी, 1 कांग्रेस मार देगी। लखीमपुर में 4 सीटें हैं, 4 में से चारों के 4 सीटें बीजेपी मार सकती है। माजुली में 1 सीट है, बीजेपी को जा रही है। मड़ीगांव में 3 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी को जाएंगी, 1 सीट कांग्रेस रिटेन कर सकती है। नागांव में 8 सीटें हैं, इसमें से 3 सीट बीजेपी को जाएगी, 5 कांग्रेस को जाएगी। थोड़ा सा अपने यहाँ पे जो है नागांव में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है। नलबाड़ी में 3 सीट है, 3 के 3 बीजेपी मार रही है। शिवसागर में 2 सीटें हैं, नेक टू नेक फाइट, एक कांग्रेस 1 बीजेपी को मिलने जा रही है। सोनितपुर में 5 सीट है, 5 की 5 1 स्लाइड विक्ट्री बीजेपी मार सकती है।
साउथ सलमाना मनकाचार में एक सीट है, एक सीट की एक सीट जो है कांग्रेस को जा सकती है, ऐसा लग रहा है। तामुलपुर में 2 सीटें हैं, 2 के 2 बीजेपी को जा सकती है। तिनसुकिया में 5 सीट है, बंगाली एरिया है, पूरा का पूरा बीजेपी को जा सकता है। उदालगुड़ी में 3 सीटें हैं, ये भी 3 के 3 बीजेपी को जा सकते हैं। वेस्ट कार्बी आंगलोंग में 1 सीट है, 1 की 1 बीजेपी अपने पास रखेगी। ट्राइबल एरिया है। डिब्रूगढ़ 7 सीट है, एकदम आसाम का कोना है, अरुणाचल का बॉर्डर है, अरुणाचल में बीजेपी का और ट्राइबल्स का अच्छा दबदबा है, बीजेपी वहां मार देगी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा फाइनल टैली 126 सीटों में से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी एनडीए जो है 89 सीट्स लेकर के आएगी। अकेले बीजेपी नहीं, बीजेपी है, यूपीपीएल है, अहम गण परिषद है, तीनों पार्टियां मिला के 89 लाएंगी। पिछले बार इससे ज्यादा लाई थी। 14 सीटों का यहाँ डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है, बढ़ भी सकता, कम भी सकता। 37 सीटों पे कांग्रेस और यूआईडीएफ आने वाली है। इस पे भी मुझे 9 सीटों का कम ज्यादा दिखाई दे रहा है। खैर बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है अहम में। तो ये थी दोस्तों, अभी भी काउंटिंग जारी, अभी भी वोटिंग जारी है। अगर आप लोग इन 3 स्टेट्स में से कहीं से देख रहे हो तो पहले तो आप अपना जो है कहाँ से देख रहे हो लोकेशन कमेंट करना और वोट डालने जरूर जाना अगर वोट नहीं डाला है तो। तमिलनाडु का और बंगाल का अगले टाइम पे जो है वीडियोस मैं पब्लिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं है, उसके लिए माफ कीजिएगा। कोशिश करूंगा धीरे धीरे जो है ग्राफिक्स को और अच्छा बनाने की। लेकिन ग्राफिक्स में एक प्रॉब्लम यह होता है दोस्तों, उसको एडिट करके पब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये क्या था, आज के आज मैंने जो है पूरा डेटा करेक्शन किया है, क्योंकि एनआरसी के सॉरी जो अपने एसआईआर के जो है रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं उसमें कितने कितने लाखों वोट कट गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा वोट जो है तमिलनाडु में कटा है, 90 लाख के आसपास वोट वेस्ट बंगाल में कटे हैं। ऐसे ही जो है बहुत स्टेट्स में अलग अलग जो है वोट कटे हैं। कटने के बाद में जो जानकारी मुझे मिल रही है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए लोकल टीवी से, ऐसे ही राजनीतिक चर्चाएं और करते रहेंगे बगैर किसी पार्टी का हाथ पकड़े। यहाँ दोस्तों पार्टी क्या निष्पक्ष रहेगा रिपोर्टिंग, क्योंकि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते नहीं। ऑफर बहुत आते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन हम लेते नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।